हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी क्लास में हम लिसाजूज पैटर्न को स्टडी करेंगे। सीआरओ के डिस्कशन में एक सब सेक्शन आता है कि लिसाजूज पैटर्न कैसे बनते हैं और इन लिसाजूज पैटर्न को हम अपने लैब में या अपने जो भी हमारा एप्लीकेशन पार्ट इनका क्या रहेगा। तो लिसाजूज पैटर्न को हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो when sinusoidal voltages are simultaneously applied to the horizontal and vertical deflection plates of a CRT, then complex single loop or multi loop patterns are formed on the screen and these patterns are called as लिसाजूज पैटर्न। ये बेसिकली हो गई है लिसाजूज पैटर्न की डेफिनेशन कि लिसाजूज पैटर्न होते क्या हैं। जब भी हम सीआरटी जो आपका सीआरओ का बेसिक जो आपका डिस्प्ले यूनिट है सीआरटी, उसकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट दोनों पे अगर आप साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न डेवलप हो जाते हैं। स्क्रीन पे आपको कॉम्प्लेक्स पैटर्न दिखते हैं और ये अब उनके बीच में, दोनों सिग्नल के बीच में क्या फेज है, क्या फ्रीक्वेंसी का रेशियो है, क्या उनका एम्पलीट्यूड का रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेट लाइन, वो सर्किल, वो एलिप्स या वो मल्टी लूप पैटर्न हो सकते हैं। तो उन्हें हम उन मल्टी लूप पैटर्न्स को लिसाजूज पैटर्न कहते हैं। इसको अगर हम समझना चाहें कंसेप्चुअली, अगर हम इसका डिस्कशन करें तो हम इसको सब डिवाइड करते हैं। यहाँ मान लीजिए हम हॉरिजॉन्टल प्लेट मान लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेट पे आप VH, ठीक है, VH मतलब आप हॉरिजॉन्टल प्लेट पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और V ऑफ V मतलब वर्टिकल प्लेट, ठीक है, वर्टिकल प्लेट। ये आप वर्टिकल प्लेट पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट पे, तो डिस्प्ले में आपके क्या आएगा, ठीक है। जनरली जो हमने सीआरओ की वर्किंग पढ़ी है उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेट का जो वोल्टेज है वो हमने इस तरह से स्वीप सिग्नल दिया है ना। ये जो स्वीप सिग्नल है, ये स्वीप सिग्नल एक कांस्टेंट स्पीड से आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको लेफ्ट टू राइट मूव करता है। पहला केस हम जो जनरलाइज सीआरओ का वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेट पे आप एक स्वीप सिग्नल, एक टाइम बेस्ड सिग्नल आप अप्लाई करते हैं। फिर आपने वर्टिकल पे कुछ भी दिया हो, अगर आपने साइन वेव दिया, अगर आपने स्क्वायर वेव दिया, ठीक, तो वर्टिकल जो वोल्टेज, हॉरिजॉन्टल जो वोल्टेज है वो आपकी बीम को लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहा है, एज वेल एज जो वर्टिकल पे आपका सिग्नल है वो अप एंड डाउन मूव करवा रहा है। दोनों ही जो मूवमेंट है वो आपके रेगुलेट हो रहे हैं करेक्टली, और आपको डिस्प्ले पे क्या मिलेगा, जो भी आपने वर्टिकल पे अप्लाई किया वो आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, है ना। ये हम अपने सीआरओ के वर्किंग प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें। अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेट पे जीरो सिग्नल, ठीक, आप कोई भी इनपुट नहीं देते और उसके बाद आपने इनको सब डिवाइड करते हैं और उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेट पे आपने साइन वेव दिया, तो आप ये बताइए कि डिस्प्ले आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेट पे आपने कोई मूवमेंट नहीं किया। हॉरिजॉन्टल प्लेट पे अगर आप कोई भी सिग्नल नहीं देते, जीरो दे रहे हैं, और यहाँ पे आप एक साइनोसॉइडल सिग्नल दे रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपकी जो बीम है वो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन वर्टिकल जो सिग्नल है वो उसे ऊपर और नीचे मूव करवा रहा है। कहाँ तक मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा साइनोसॉइडल सिग्नल के पीक से पीक के बीच में। गॉट इट। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट पे आपने कोई भी सिग्नल नहीं दिया, आपकी बीम लेफ्ट और राइट मूव नहीं करेगी। आपको एक ही पॉइंट पे, मान लेते हैं इसका सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट पे आपको एक लाइन दिखाई देगी और ये जो लाइन होगी वो कहाँ तक होगी, इसके पीक टू पीक पे इतनी लेंथ की आपको लाइन दिखाई देगी, जिसका जो लेंथ है वो भी पीक टू पीक होगी। ये हम जब सीआरओ से जब हमें सिग्नल को मेजर करने का टास्क दिया जाता था तो हम करते थे कि हम उसके अगर एक आपके अलग अलग जो उसके पैनल पे बटन्स होते थे, उस बटन में से एक आप एक बटन को दबाएंगे तो केवल पीक टू पीक मेजर आपको करके दे रहा था एक
स्ट्रेट लाइन आती थी जिसको आप रीड करके पता लगा लेते थे कि कितने ब्लॉक्स हैं और कितने वोल्ट पर डिवीजन है, वी पीक टू पीक आप फाइंड आउट कर लेते थे। तो वो उसी वक्त आप हॉरिजॉन्टल जो सिग्नल है उसको 0 कर दे रहे हैं। अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल सिग्नल अगर आप 1 वोल्ट दे देते हैं, प्लस 1 वोल्ट, ठीक, इसी का हम सब डिवीजन करें कि अगर आपने प्लस 1 वोल्ट दिया तो ये जो आपकी लाइन है वो रेफरेंस, मान लीजिए ये आपका 0 सेंटर पॉइंट है, इस रेफरेंस से 1 mm पे शिफ्ट हो जाएगी, है ना। 1 mm फिक्स इसको मूवमेंट मिल गया। अगर आपने हॉरिजॉन्टल प्लेट पे प्लस 1 वोल्ट फिक्स दिया तो राइट में प्लस 1 mm वो मूव होके फिक्स हो जाएगी। इसी जगह पे आपका हॉरिजॉन्टल जो पॉइंट है या डिफ्लेक्शन का जो पॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा और इस जगह पे आपको ये मूवमेंट, ये जो डिस्प्ले है ये लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। एज वेल एज अगर आप -1 देते हैं या -2 देते हैं तो आपको लेफ्ट में -2 mm पे ये लाइन मिल जाएगी। ये बहुत सारे लिसाजूस पैटर्न पे बहुत वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला है। चाहे आपने वो गेट का एग्जाम देना है, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम आप फेस कर रहे हैं, तो लिसाजूस पैटर्न पे पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मेशन बहुत वाइड है। तो इस पे बहुत कॉम्बिनेशन के साथ प्रॉब्लम्स रिपीटेडली पूछी जाती है और सीआरओ पे जब प्रॉब्लम पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल आपका जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी पे चला जाता है, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में यही कॉम्बिनेशन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो इसको आप केयरफुली इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि कैसे जो हमारे डिफ्लेक्शन वोल्टेजेस हैं वो बीम को कैसे मूव करवा रहे हैं और फाइनली बीम कैसे मूव करेगी। ये हो गया। अगर आप इस पे सिग्नल दे रहे हैं, अपना सिंपल टाइम बेस्ड सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन वर्टिकल प्लेट पे आप 0, ठीक, इसी तरीके से अगर आप वर्टिकल प्लेट पे 0 सिग्नल दे रहे हैं तो क्या सिग्नल बनेगा, क्या डिस्प्ले आएगा? डिस्प्ले में कोई भी वर्टिकल मूवमेंट नहीं और आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो आपके इस रैंप की जो लेंथ है या इसका ये जो लेंथ है यहाँ तक आपको दिखाई देगा। एज वेल एज अगर आपने इस पे +1 दिया है, +1 वोल्टेज दिया है तो आपको हॉरिजॉन्टली थोड़ी शिफ्टेड लाइन मिलेगी, लेकिन मिलेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही। अगर आप इसको -2 पे दे रहे हैं, अगेन यू आर getting a straight horizontal line when there is no signal at the vertical deflection plate। समझने की कोशिश कीजिए, XY प्लॉटर का ही बेसिक फंक्शन है जिसमें हम ये आपका x और ये y, x पे जो सिग्नल दोगे और जो y पे सिग्नल दोगे उनके सम पे डॉट बन जाएगा। अगर x पे आपने +5 दिया और y पे आपने +2 दिया तो आपको यहाँ पे डॉट मिल जाएगा। तो ये जो सिग्नल है, ये जो x पे जो डेटा है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट का डिफ्लेक्शन वोल्टेज है और y पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे डॉट बनेगा वो आपकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपको बनेगा। जैसे जैसे ये वेरी करेंगे वैसे वैसे आपका जो डॉट है वो वेरी करेगा और डिस्प्ले भी वेरी करेगा। अब अगर हम मानते हैं कि आपने यहाँ तक था सिंपल, जब तक कि आप दोनों ही प्लेट्स पे साइनसोइडल पैटर्न नहीं दे रहे। अब आता है लिसाजूस पैटर्न का डिटेल डिस्कशन। हम दोनों ही इनपुट जो है, जो आपके डिफ्लेक्शन प्लेट्स के इनपुट को साइनसोइडल सिग्नल बना देते हैं। ठीक है, साइनसोइडल सिग्नल बना दें। आप इस पे सिग्नल दे रहे हैं 3 sin ωt, इस पे भी आपने दिया 3 sin ωt। ठीक है, अब देखिए जब हॉरिजॉन्टल प्लेट उसे 1 mm डिफ्लेक्ट करने को बोल रही है तो वर्टिकल प्लेट भी उसे 1 mm डिफ्लेक्ट करने को बोल रही है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेट उसको 5 mm डिफ्लेक्ट होने को बोल रही है तो वर्टिकल प्लेट भी बीम को 5 mm डिफ्लेक्ट होने को बोल रही है। यहाँ पे देखिए ना, x और y कोऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली फॉलो अप हो रहे हैं। तो अगर x और y दोनों इक्वल वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या पैटर्न बन जाएगा? इस पे इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा ना, जब x1 y भी 1, ऐसा पैटर्न बन जाएगा। आपको डिस्प्ले पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जब दोनों साइनसोइडल सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का होगा।
आई बात समझ में? आप साइनसॉइडल सिग्नल दे रहे हैं विथ नो फेज डिफरेंस, नो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, तो आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। लेकिन अगर ये वाला जो सिग्नल है इसको आपने ऐसा ही रखा और वर्टिकल पे आपने अगर 180 डिग्री फेज डिफरेंस का अगर आपने सिग्नल दे दिया, ठीक, तो जब ये इसको पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में मूव करने को बोल रही है तो वर्टिकल उसको नेगेटिव कोऑर्डिनेट में मूव करने को बोल रहा है, तो आपका ये जो सिग्नल है वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये है आपका 3 sin ωt प्लस 180 डिग्री। ठीक, तो ये आपका पैटर्न स्ट्रेट लाइन, अगर दो साइनसॉइडल सिग्नल विथ 0 और विथ 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ अप्लाई किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल और डिफ्लेक्शन प्लेट पे, तो स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर 0 फेज डिफरेंस है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी विथ एंगल 45 डिग्री, और अगर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों सिग्नल्स में, ये इधर भी हो सकता है। ठीक है ना, ये हमने केवल आपको एग्जाम्पल देने के लिए स्टडी किया। अगर इस तरह से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो थर्ड और सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहीं पे दूसरा एक और पार्ट आता है कि आपने दिया तो साइनसॉइडल सिग्नल ही है, ओके, लेकिन उसका पीक वोल्टेज आपने चेंज कर दिया। पीक वोल्टेज चेंज करने का मतलब आपने इसे 1 डॉट साइन ωt, वर्टिकल पे आपने कम वोल्टेज कम पीक का सिग्नल दे दिया। इस पे 3 है और इस पे 1 है, तो आप देखिए कि ये 0 दोनों सेम टाइम पे आएंगे। इसका मैं टाइम पीरियड थोड़ा ठीक करूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, ऐसा थोड़ा छोटा। ठीक, तो यहाँ पे ये इनका जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट चेंज सेम रेट से हो रहा है, लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टली जब इसको 3 का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो वर्टिकल 1 का ही मिलेगा। तो इस टाइम पे जो आपकी बनेगी स्ट्रेट लाइन ही, क्योंकि जब दोनों के 0 आ रहे हैं तब दोनों के सेम 0 आ रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन, तो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वोल्टेज दोनों ही बीम को एक ही रेट से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लाइन ही बनेगी। लेकिन आपका जो हॉरिजॉन्टल सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आपकी जो फाइनल बीम बनेगी, जो लाइन बनेगी, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होगी, है ना, ऐसे होगा इस तरह से, बिकॉज VH इज ग्रेटर देन V ऑफ Y, है ना। तो ये जो एंगल है फाई विल बी लेस देन 45 डिग्री। अगर हम इसका उल्टा करें, हॉरिजॉन्टल प्लेट पे हम ये वाला सिग्नल अप्लाई करें 1 डॉट साइन ωt, और वर्टिकल प्लेट पे हम ये सिग्नल अप्लाई करें 3 साइन ωt। दोनों जो आपके इनपुट्स हैं साइनसॉइडल इनपुट्स हैं, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही रेट से बीम को डिफ्लेक्ट करेंगे। आपके ये जो डॉट है इसको मूव करवाएंगे, जब ये 0 करवा रहा है, जब वर्टिकल पे 0 है तो हॉरिजॉन्टल पे भी 0 है, जब ये अपने पीक पे है तो वर्टिकल के भी पीक आएगा। लेकिन क्योंकि अब वर्टिकल का जो पीक एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में, तो इस केस में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो होगी वो वर्टिकल आपका जो एक्सिस है उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगी। तो आपको इस केस में जो लाइन मिलेगी ऐसी मिलेगी, और ये जो एंगल है फाई विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। ये आपकी लाइन बन गई है, ठीक है, ये यहाँ पे वर्टिकल की तरफ ज़्यादा आपकी मूव की हुई है। वैसे आप इसको अगर मैथमेटिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे तो इसे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि फेज डिफरेंस ना हो और दोनों साइनसॉइडल सिग्नल है तो कब, जब इनके दोनों के कोऑर्डिनेट्स, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनके सैंपल्स लेते जाइए और जहाँ जहाँ पे जो एक्स का हॉरिजॉन्टल का कोऑर्डिनेट है और वर्टिकल का कोऑर्डिनेट है, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से यहाँ पे डॉट बन जाएगा और फाइनली पैटर्न बन जाएगा। तो इस फोर्थ सेक्शन को अगर हम समराइज करें तो फाई इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री में आपको क्या मिलता है, अगर फेज डिफरेंस 0 और 180 डिग्री हो तो आपको CRO की स्क्रीन पे एक
स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, 0 में आपको इस तरह की लाइन मिलेगी और 180 डिग्री में आपको इस तरह की लाइन मिलेगी। अगर 0 डिग्री है तो ऐसी लाइन मिलेगी, 180 डिग्री पे आपको ऐसी लाइन मिलेगी। तो इस फोर्थ सेक्शन के आपकी समरी ये हो गई है। एज वेल एज अगर इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं तो ये जो लाइन है उसका इंक्लिनेशन भी बदल जाएगा। तो ये आपका हुआ है अगर दोनों जो सिग्नल्स हैं वो आपके सेम फेज में हो। यहाँ पे हम दूसरा जो है वो केस अब स्टडी करना शुरू करते हैं कि किस तरह से आपके क्या पैटर्न फॉर्म होते जाएंगे। तो आप इनको पहले समझिए और फिर इनको समरी की फॉर्म में लास्ट पेज पे आप इनको लिख सकते हैं और अपना जो कंक्लूजन है वो आप अपने रेफरेंस के लिए और जब आप इसे रिवाइज करें तब आप इसे काम में ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये इतना डिटेल में बताने पे आप इसे इजीली समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, डिस्प्ले बन कैसे रहा है, तो फाइनल लिसाजू पैटर्न क्या आएगा। अगर हम नेक्स्ट केस डिस्कस करें, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेट पे भी आपने दिया है, आपने दिया 3 sin ओमेगा टी और यहां पे आपने जो दिया वो आपने दिया 3 cos ऑफ ओमेगा टी। ओके, फाई कितना आपने रख लिया 90 डिग्री और अगर इसका एम्पलीट्यूड पीक एम्पलीट्यूड अगर ए से और उसके पीक एम्पलीट्यूड को अगर आप बी से बताएं और यहाँ पे क्या है फाई 90 डिग्री है, एज वेल एज दोनों के जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, तो डिस्प्ले पे एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह से एक सर्किल दिखाई देगा स्क्रीन पे। तो सर्किल अगर फॉर्म हो रहा है स्क्रीन पे तो आपके जो दोनों डिफ्लेक्शन वोल्टेजेस हैं उनके बीच में फाई का फेज डिफरेंस है, एज वेल एज दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। इसमें आपको दिया जाता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेट पे ये सिग्नल है और वर्टिकल प्लेट पे ये सिग्नल है, तो बताइए स्क्रीन पे क्या बनेगा। तो आपको दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल को स्टडी करना है, कंपेयर करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे दूसरा ये कि फाई तो 90 डिग्री ही है, ठीक, इसी में हम चल रहे हैं, लेकिन जो आपका एम्पलीट्यूड है वो सेम नहीं है। सेम नहीं होके कैसा है, मान लीजिए ये है आपका 3 sin ओमेगा टी और ये है आपका 5 sin ओमेगा टी। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, बी इज ग्रेटर देन ए। वर्टिकल पे जो है आपका एम्पलीट्यूड जो है पीक एम्पलीट्यूड वो ज़्यादा है। इस केस में आपको एक स्क्रीन पे एलिप्स दिखाई देगा, एलिप्स का जो सेंटर पॉइंट है वो आपका सेंटर पॉइंट ही होगा, लेकिन एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी। तो ये 3 है, हॉरिजॉन्टली ये मैक्सिमम 3 मूव करेगा, वर्टिकली आपका 5 मूव करेगा। तो जो आपका सर्किल था जिसमें मैक्सिमम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एक रेट में थे तो सर्किल बन गए, ठीक है ना। लेकिन अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो ये जो आपका सर्किल था ये स्ट्रेच हो गया है, अब वर्टिकल डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, आपको मिला एलिप्स मिला और एलिप्स का मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है। इसके रिवर्स में अगर आप हॉरिजॉन्टली अगर 5 sin ओमेगा टी देते हैं, ठीक है, और वर्टिकली आप 3 sin ओमेगा टी देते हैं, ठीक है, सॉरी 3 cos, करेक्ट इट, ये आपका cos है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री ही चल रहा है, ठीक है, करेक्ट इट, cos ओमेगा टी देते हैं, फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, केवल वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इस केस में जिसमें कि आपका A इज ग्रेटर देन B, मतलब हॉरिजॉन्टल पे आपका अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो दोबारा आपको एक एलिप्स ही मिलेगा, लेकिन एलिप्स की जो मेजर एक्सिस होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। समझ में आ गई बात आपको। तो फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, इस केस की समरी, फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट ये इसी का A इज नॉट इक्वल्स टू B, तो आपको एलिप्स यहाँ पे
मिल जाएगा। आगे बात समझ में? ये 90 डिग्री 270 डिग्री का भी यही डिस्कशन है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया है केस जब आपका फेज एंगल 90 डिग्री था। अब उसके बाद जो तीसरा आपका जो नेक्स्ट केस हम स्टडी करते हैं उसमें आपको जो दोनों साइनसोइडल सिग्नल है उसके बीच में फेज डिफरेंस अदर देन 90 डिग्री, अदर देन 270, 0 या 180 डिग्री, इन सब के अलावा अगर फेज डिफरेंस है तो क्या फॉर्म होगा? फाइनल जो पैटर्न बनेगा वो आपका एलिप्स ही बनेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान देके कैसे प्लॉट बन रहा है उसके प्रिंसिपल को समझिए, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनको याद करना। और जब एग्जाम में बहुत एक जैसे से आंसर होंगे तो आप उसमें कंफ्यूज भी नहीं होगा। नेक्स्ट केस जो है उसमें फाई इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। अगर आपका फाई अगर 90 डिग्री नहीं है तो आप यहां पे दे रहे हैं, मान लीजिए 3 sin ओमेगा टी, और इस पे आप मान लीजिए दे रहे हैं इस तरह से, ये सिग्नल मान लीजिए आपका 3 sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये जो फेज डिफरेंस है वो 90 के अलावा 90 270 और 0 180 के अलावा अगर कुछ हो तो आपको जो पैटर्न मिलेगा वो एलिप्स ही मिलेगा, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस जो है वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है या 270 से 360 इसकी रेंज में है तो जो एलिप्स बनेगा वो आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, 0 से 90 के बीच में। और अगर आपका जो फाई है वो 90 टू 180 डिग्री के रेंज में है या 180 टू 270 डिग्री, ठीक। फाई की रेंज ये होने पे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एलिप्स मिलता है। और अगर आपका जो फाई है वो 90, ये जो हम अगर एंगल को डिवाइड करें तो इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में फेज डिफरेंस अगर आपका है तो आपको इस तरह का एलिप्स मिलता है। अगर फेज डिफरेंस इस और इस क्वाड्रेंट में है तो आपको इस तरह का एलिप्स मिलता है। तो इस केस में आपका जो एलिप्स है वो ऐसे मूव कर जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आपके अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है तो ये आपका जो है इनकी मेजर एक्सिस और जो माइनर एक्सिस है उनका सेम कट ऑफ पॉइंट आ जाएगा। अगर जो भी एम्पलीट्यूड डोमिनेट कर रहा है उसी हिसाब से इसका जो कट ऑफ पॉइंट है वो मूव करता जाएगा। अब एक और बात ध्यान रखनी, अगर 10 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो बहुत ही नैरो सा, ये भी बहुत वाइडर बन गया है, बहुत ही नैरो सा एलिप्स बनता है, ठीक। अगर आपने 40 डिग्री का फेज डिफरेंस दिया है तो आपका जो एलिप्स है वो थोड़ा सा वाइड बनेगा। तो आप देखिए जब 0 डिग्री फेज डिफरेंस था लाइन, फिर 10 डिग्री पे नैरो सा एलिप्स, फिर इस तरह से 60 पे और वाइड सेक्स, 90 डिग्री होते हुए ये पूरा सर्किल बन गया। तो इस तरह से जो एलिप्स की जो एरिया है वो एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये आपके सारे केस हो गए हैं जिसमें आपने लिसाजूस फिगर कैसे बनेगा ये डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट के सिग्नल में, साइनसोइडल सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस पे, ठीक है। अब हम आएंगे कि ये लिसाजूस जो पैटर्न बन गए हैं इनसे हम किस तरीके से फेज और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करेंगे, वो आता है एप्लीकेशन ऑफ लिसाजूस पैटर्न, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।